नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम उन्नति, रोजगार और विकास से जुड़ा, जहां हम बातें करते हैं पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में। हम कुछ ऐसे ही जानकारियों के साथ आए हैं जहां हम जानेंगे बहुत कुछ, देखेंगे बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के कृषि समाचार पर। नमस्कार दर्शकों, खबरी खेती के में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य कृषि समाचारों पर एक नजर। खाद की कालाबाजारी रोकने हेतु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, आलू की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाए, एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति योजना बनाकर यूरिया खाद की कालाबाजारी को रोकने में पूरी तरह कोशिश कर रही है। ऐसे में कई विक्रेताओं पर भी शिकंजा कसा गया है। पिछले दिनों यूरिया खाद की किल्लत को लेकर राज्य में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। अब इन दिनों केंद्र सरकार के द्वारा यूरिया खाद राज्य को उपलब्ध कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार के स्तर से विभाग ने काफ़ी प्रयास किया है कि जो कम आपूर्ति भी रहा फिर भी इसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली इसको वितरण करें और किसी तरह की कालाबाजारी नहीं हो, अनियमितता नहीं हो, ज़्यादा दाम पर ना बिकें, उसके लिए सरकार ने, विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति बनाया। उसके तहत बड़े पैमाने पर हम लोग ने काम किया, कार्रवाई किया। किसान भाई बहनों, इन दिनों तापक्रम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपके गेहूं की फसलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में सस्य क्रियाओं को ध्यान में रखकर उन्नत फसल ली जा सकती है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। अगर नमी की कमी हो, मिट्टी में दरार पड़ रही हो, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो है खेत में एक पटवन या पानी लगा दें, और पानी लगाने के बाद जब चलने ले की अवस्था हो जाए तो उसमें जो है टॉप ड्रेसिंग, ऊपर निवेशन नाइट्रोजन का कर दें। 25% जो है, जो बची मात्रा है उसका ऊपर निवेशन कर दें। आलू की फसल में वर्तमान समय में कीट और बीमारियों का प्रकोप की संभावना होती है, जैसे कि अगेता और पिछेती झुलसा रोग और लाही कीट से आलू की फसल को खतरा रहता है। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषक बंधु अपनी पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण मशरूम बेहद लोकप्रिय सब्जी है। न केवल उपभोक्ताओं बल्कि उत्पादकों के लिए भी यह आकर्षक का केंद्र है, जिसका कारण है इसके उत्पादन में बेहतर मुनाफे का सुनिश्चित होना। इस मुनाफे को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्नत प्रभेदों का प्रयोग बेहद जरूरी है। मशरूम सामान्य से छत्तेदार खाद्य फफूंदी है, जो स्वाद और पौष्टिकता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी खेती में बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खेती कृषि, वानिकी या पशु व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर की जाती है और उत्पादन के पश्चात अवशेषों का प्रयोग खाद के रूप में कर लिया जाता है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। मशरूम के उन्नत प्रभेदों में अगेरिक्स या बटन मशरूम, ओयस्टर या डिग्री मशरूम और बाल्वेरिया धान की पुआल वाला मशरूम प्रमुख हैं। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज़्यादा काम लिया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, कुटाई, दौनी और फसल के दानों की सफाई एक साथ ही हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सब्जियां हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कारण बाजार में इनकी मांग सदा बनी रहती है।
फूल गोभी भी अपनी स्वाद और पौष्टिकता के कारण लोकप्रिय सब्जी है। वैशाली जिला के कर्मठ किसान अजय कुमार फूल गोभी का ही उत्पादन कर अच्छी आय का सृजन कर रहे हैं। साथ ही वे फूल गोभी के बीज का उत्पादन करके भी लाभ ले रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। ये खेती लगभग 15 कट्ठा में गोभी का खेती करते हैं। उसे आधा गोभी काट कर उसके बाद बीज बनाते हैं और इसमें लागत इस साल कुछ बढ़िया फसल आया है कि मुनाफा हुआ है। इस बीज का अपने से बाहर में वितरण भी करते हैं, जैविक खाद भी डाल के ही बनाते हैं इस बीज को। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बसंत के आगमन के साथ ही आम एवं लीची के पेड़ों में मंजर लगने लग जाते हैं। ऐसे में जरूरत है बाग बगीचों का सही तरीके से देखरेख, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपके पूरे साल के मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए एक वीडियो वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि इस वक्त आप अपने आम और लीची के बगीचों की देखभाल किस प्रकार करेंगे। किसान बंधुओं नमस्कार। सरस्वती पूजा के समापन के बाद से ही कहा जाता है कि बसंत आ गया, और इसी बसंत में आम और लीची के पेड़ों पर मंजर आना शुरू हो जाता है। किसान बंधुओं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पेड़ों पर आम और लीची अच्छा तरह से आए, उसका
जो फल है वो बेहतर तरीके से लगे तो ये बेहद ज़रूरी है कि उसका देखभाल अच्छे से किया जाए, यानी उसका बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए। तो आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आम एवं लीची के बगीचों का प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर संचिता घोष। डॉक्टर संचिता जी, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि आज के वक्त में जो हमारे किसान बंधु हैं उनको अपने बगीचों का किस तरह से प्रबंधन या देखभाल करनी चाहिए ताकि ठीक ढंग से मंजर लगे। आज हम चर्चा करेंगे आम एवं लीची बागीचा में मंजर का प्रबंधन के बारे में। तो किसान बंधुओं, अभी के समय में देखा जा सकता है कि आम और लीची बागीचा में मंजर लगभग आना शुरू हो गया। तो अभी से अगर हम लोग देखभाल करेंगे तो फिर आगे में इसका उत्पादन अच्छा आएगा, क्योंकि हम लोग को सभी को पता है कि बिहार भारत में आम और लीची उत्पादन में प्रमुख राज्यों में से एक है और 74% लीची का उत्पादन हमारे बिहार में ही होता है। और साथ ही साथ किसान बंधुओं, हम अभी लीची बिहार से बाहर विदेश में भी रप्तानी कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए ये बहुत मुख्य है कि हम लोग इसका अभी से शुरुआत से ही देखभाल करें ताकि बाद में इसका उत्पादन बढ़िया आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी लीची में ख़ास तौर से एक कीट का बहुत प्रकोप देखा जाता है जो फल छेदक नाम से जानते हैं सब लोग। तो उसके लिए क्या होता है, एक फेरोमोन ट्रैप होता है जो वयस्क जो कीट होता है, पूर्णांग कीट जो बोलते हैं, उनको आकृष्ट करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम 12 से 13 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर के जगह पे हम लोग उसको लगाते हैं ताकि जितना भी पूर्णांग कीट है उसको हम आकृष्ट कर सके, ताकि उसका जो नंबर है वो कम कर सके। साथ ही साथ क्या करना होगा कि जो अभी जो मंजर आ रहा है उसमें आम में ख़ास तौर से देखा जाता है जो गुजिया हम बोलते हैं, जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं ड्रोसिचम मैंगीफेरी, वो कि सफ़ेद कलर का जो होता है वो क्या करते हैं कि फूल का रस चूस लेता है और पूरा डंठल में छाया जाता है। साथ ही साथ क्या करता है, रस चूसने के बाद वो फूल सूख करके गिर जाता है। तो उसमें क्या करना होगा कि हम लोग को नीम की तेल की स्प्रे 4 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के अनुसार से स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान बंधुओं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि अभी ये आम और लीची को परागण करने के लिए मधुमक्खी बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं, इसलिए कभी भी मधुमक्खी जब परागण करेगा उस समय में कोई भी रासायनिक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें। जैसे कि अभी हनी बी का बक्सा जो है, मधुमक्खी का कॉलोनी के साथ, वो बक्सा हमको बागीचे में रखने का बहुत ज़रूरी है। 13 से 15 बक्सा कॉलोनी के साथ प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको लगाएंगे ताकि उसका परागण बहुत अच्छे से हो। और जब ये परागण के समय में, जैसे कि फरवरी के मार्च के टाइम में, कोई भी रासायनिक स्प्रे हम लोग नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो नीम तेल का छिड़काव हम कर सकते हैं, वो भी 4 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के अनुसार। अभी हम लोग आ जाते हैं इसका और एक रोकथाम के बारे में। जैसे कि जो मिलीबाग है, जो सफ़ेद मक्खी जो हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि पेड़ में चढ़ जाता है। इसके लिए क्या होता है, पॉलीथीन का 400 गज मोटाई का पॉलीथीन आता है, जो क्या है, जो पेड़ का नीचे सतह से लेकर के 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उसको 30 सेंटीमीटर चौड़ाई पे पूरा मोड़ देता है और नीचे ग्रीस लगा देते हैं हम लोग, ताकि जो नीम्फ है, जो कीट नीचे अंडा से नीम्फ होकर के आता है, वो ऊपर में पेड़ में चढ़ ना जाए, इसलिए हम वो पॉलीथीन से बड़ा अच्छे से नीचे बांध देते हैं। अगर फिर भी किसान बंधु ये पद्धति आप लोग पहले से नहीं अपनाए रखे होंगे तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए हम लोग रासायनिक खाद ना प्रयोग करके ऑर्गेनिक की ओर जाए और नीम तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी सबसे मुख्य समय है मधुमक्खी का परागण का, और अभी अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करेंगे तो इसका काफ़ी हानि हो सकता है। और लीची में ख़ास तौर से ये है कि लीची का जब गुणवत्ता बनाने के लिए हम लोग को जिंक का एक स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका कलर जो है वो अच्छा आता है, उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आता है। मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया हमारे दर्शकों को। एक सवाल अब मेरा आपसे ये है कि कई बार किसान इस बात को लेकर घबरा जाता है कि उसके पेड़ से मंजर बहुत गिर रहा है,
तो कितनी मात्रा में अगर गिर रहा हो तो सही है, और अगर ज़्यादा गिर रहा हो, झर रहा हो, तो किसान को क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल ये भी है कि अगर कभी मंजर कम मात्रा में आए तो किसान क्या कर सकता है? किसान बंधुओं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि बहुत सारे किसान परेशान हो जाता है ये सोच के कि हमारा मंजर क्यों झड़ रहा है मैडम। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आम और लीची में जितना भी मंजर आए उसमें से 2 से 3% मंजर ही लास्ट तक अंतिम में उसका फल बनता है, क्योंकि सारा मंजर अगर फल बनने में लग जाएगा तो फिर वो पौधा वो बना नहीं पाएगा, उतना शक्ति उतना एनर्जी उसमें नहीं है। तो 2 से 3% जो है वो ही लास्ट अंतिम तक फल बनता है। तो इसलिए आप लोग इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर बहुत अधिक मात्रा में मंजर झड़ रहा है तो विशेषज्ञ से आप लोग राय ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा अगर मंजर झड़ रहा है तो उसमें आप लोग बोरन का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि 4 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से बोरन स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि अच्छा बागीचा का अगर देखभाल करेंगे आप लोग शुरुआत से ही, तो आपका जो है मंजर बहुत अच्छा रूप में आएगा, साथ ही साथ फल जो है वो भी अच्छा आएगा। मैडम, हमारे किसान किस तरह से अपने बगीचों का प्रबंधन करें, इस पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, सार्थक जानकारी दी। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है।
उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। दर्शकों, वर्तमान में मछलियों की मांग बाजार में काफी ज्यादा है, जिस वजह से इसे बेचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और जब बात हो कार्प मछली की, तो यह अपने एकदम विशिष्ट स्वाद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और इसे जब हम रोजगार में शामिल कर लेते हैं तो आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी फायदा मिलता है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने एक वीडियो वार्ता के जरिए विशेषज्ञ से जान लेते हैं कि कार्प मछली का पालन आप वैज्ञानिक पद्धति से किस प्रकार कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में हम बात करेंगे मछली पालन की। दोस्तों, मछली सिर्फ हमारे खाने का जायका ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मछली में प्रोटीन और फाइबर्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें मछली बाज़ार की, तो सिर्फ भारत ही क्यों, पूरे विश्व के बाज़ार का 1/3 हिस्सा अकेला चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। और भारत की ब्रांडिंग पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पूरे विश्व स्तर पर हुई है, ऐसे में मछली बाज़ार भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा है। हाँ किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कार्प मछली का पालन कैसे किया जा सकता है। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ अभिलिप्सा विश्वास केवी के बिरौली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम सबसे पहला प्रश्न ये लेंगे मैम कि जब हम कार्प मछली की बात करते हैं तो हमारे किसानों के लिए ये एक भारी भरकम शब्द सा महसूस होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझाएं कि ये कार्प है क्या। कार्प शब्द को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे प्लीज़। भारत में पालन किए जाने वाली कई मछलियों का प्रजातियों में से कार्प मछली जो है उसका डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। कार्प मछली में कई प्रजाति आते हैं, जैसे कि भारतीय वैरायटी बोला जाए तो कतला, रोहू, मृगल यानी कि नैनी, और चाइनीज़ वैरायटी यानी कि सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प आदि कार्प के अंतर्भुक्त है। यही सारी प्रजातियों का मछली को एक साथ मिश्रित मछली पालन प्रणाली में एक निर्दिष्ट अनुपात में पालन किया जाता है तालाब में, और इसी को कार्प मछली का पालन बोला जाएगा। मैम, कार्प मछली ये तो सुनिश्चित हो गया कि कार्प जो है एक प्रजाति है जिसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, और रेहू और कतला हमारी फेमस मछलियाँ हैं। लेकिन कार्प के अंदर जो है और भी कोई वैरायटी होती है क्या, कोई किस्म होता है क्या कार्प का, जैसे देशी हो, विदेशी हो, कोई नस्ल इस तरीके से? जी, देसी नस्ल बोला जाए तो उसमें कतला, रोहू, मृगल वैरायटी को बोला जाएगा, और विदेशी नस्ल होते हैं सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। अच्छा, ये देशी इसके अलावा भी बहुत वैरायटी है। बाकी यही जो 6 वैरायटी का नाम मैंने बोला, यही 6 वैरायटी को मिश्रित मछली पालन प्रणाली में हम लोग तालाब में पालन करते हैं। ज़्यादा तौर पे भारत में ऐसा ही किया जाता है। मैम, तालाब में पालन करते हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन आजकल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे किसानों के साथ आ रही है, उनको ये नहीं जानकारी मिल पा रही है कि जब वो तालाब की खुदाई करते हैं तो वो तालाब का क्या प्रबंधन होना चाहिए जिसमें कि उनके मछलियों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और कम समय में वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। मैम, तो तालाब प्रबंधन क्या है, कैसे कर सकते हैं, ये बताएंगे? किसी भी किसान को नया तालाब खुदाने से पहली बात ये करना चाहिए कि मिट्टी का जांच करना चाहिए, मिट्टी का पीएच की जांच करना चाहिए। किसी भी जगह में तालाब खुदाने के लिए मिट्टी का पीएच हमेशा 6.5 से 7 तक होना चाहिए। ये आइडियल पीएच होता है तालाब खुदाने के लिए। उसके बाद तालाब अगर कार्प मछली के पालन के लिए अगर तालाब खुदाए तो न्यूनतम रूप से तालाब का जो क्षेत्रफल होता है वो 0.5 एकड़ तक होना चाहिए, और गहराई कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक होना आवश्यक है। मैम, ये तो ठीक है, तालाब खुदाई हो गई, लेकिन तालाब खुदाई के बाद एक और प्रश्न उठता है कि जब हमारे मछली पालक मछली पालते हैं तो एक ही तालाब के अंदर कितने वैरायटी की मछलियां वो डाल सकते हैं, क्योंकि वैरायटी भी मैटर करती है। और किस मछली के साथ कौन सा मछली का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, इसको थोड़ा बताएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया मिश्रित मछली पालन प्रणाली में आप ऐसी वैरायटी का चयन करेंगे जो एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है, एक दूसरे के साथ ना खाने के लिए ना स्थान के लिए कंपटीशन करेंगे। जैसे कि मिश्रित मछली पालन प्रणाली में आप इंडियन वैरायटी से कतला, रोहू और मृगल वैरायटी को चूज़ कर रहे हैं, वैसे आप लोग चाइनीज़ वैरायटी से सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प वैरायटी को चूज़ करेंगे। ये मछली एक
एक दूसरे के साथ खाने के लिए और खाद्य के लिए कंपटीशन नहीं करते हैं। और तालाब के अंतर्गत जितना स्पेस होता है, जितना अवेलेबल एरिया होता है, पूरा एरिया को वो लोग यूटिलाइज करके कम तालाब से ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम एक चीज़ और प्रश्न उठता है कि ठीक है, इतना प्रचुर मात्रा में हम 10 लाख या इस तरीके से जो है हैवी अमाउंट में मछली स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उसके न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो क्या उसके लिए कोई विशेष न्यूट्रिशन आता है या फिर जैसे आम किसान करता है कुछ से कुछ देकर उसी तरीके से वो हो जाएगा? देखिए, कार्प मछली के लिए प्रोटीन आपको 26% जो होता है प्रोटीन आइडियल प्रोटीन होता है। इसके लिए तालाब में आप लोग फ्लोटिंग फीड बाजार से फ्लोटिंग पेलेटेड फीड खरीद के तालाब के मछली के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा किसान अपने फार्म में ही खुद फीड बना के मछली के लिए उपयोग कर सकता है। जैसे कि किसान के पास मस्टर्ड ऑयल केक होता है, जैसे कि सरसों की खल्ली होता है, सरसों की खल्ली और चावल के भूसी और विटामिन मिनरल के मिक्सचर को एक अनुपात में मिश्रण करके तालाब में मछलियों के लिए भी प्रयोजन किया जा सकता है। उसके अलावा मूंगफली के खल्ली, फिश मिल और वेजिटेबल ऑयल, विटामिन मिनरल मिक्सचर और सोयाबीन ऑयल केक को भी विभिन्न अनुपात में उपयोग करके तालाब में मछलियों के लिए खाद्य की तरह उपयोग किया जा सकता है। मैम, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद विकास जी। उम्मीद है कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों का आपने पूरा लाभ उठाया होगा। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जुड़े रहिए कृषि दर्शन के साथ और हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।